जीएसटी होते हैं ये बताओ। तीन। हाँ कौन कौन से? सेंट्रल, स्टेट और सेंट्रल वाले को क्या नाम दिया गया है? CGST, सीजीएसटी। स्टेट वाले को? SGST, और तीसरा वाला क्या है? IGST। ये कब लगता है? ये जब किसी एक स्टेट से बाहर, इसका फुल फॉर्म क्या है वो मुझे याद नहीं। इंटर स्टेट सप्लाई पे। और दूसरी जो सप्लाई होती है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है मैम? हम्म। इंटर स्टेट सप्लाई होता है जब जैसे कोई बंदा, सर जैसे आप उत्तर प्रदेश के, अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर सामान वो बेच रहे हैं तब वो इंटर मतलब स्टेट। सेलिंग व्हेन द सेलर सेल्स टू अ डिफरेंट स्टेट, व्हेन ही सेल्स हिज गुड्स एंड सर्विसेज टू अ डिफरेंट स्टेट, है ना? और वो इंट्रा स्टेट कब की जाती है? जब हम सेम स्टेट में अपनी गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं तब। ठीक है। और क्या रिलेवेंट बातें थी? बस कॉन्सेप्चुअल बातों के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था। अच्छा कितने रेट्स होते हैं जीएसटी में? ये क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपको खुद रेट देगा। ठीक है। क्या रेट आई होते हैं मतलब? रेट्स मैंने बताया था ना जीएसटी के रेट्स। 6%, 12%, 18%, और एक और बताया था 36%। ठीक है। कंफर्म नहीं बताया था, इसमें बोला था कुछ भी हो सकता है। नहीं यही होते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। जीएसटी लॉ में यही रेट्स हैं। लेकिन वो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपको हर बार देगा, तो इससे कोई वो है नहीं नीड। चलो कुछ थ्योरी टॉपिक्स और हैं जीएसटी के, लेकिन वो क्या करेंगे हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब थोड़े बहुत जनरल एंट्रीज करना शुरू करते हैं कि जीएसटी की जनरल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। ठीक है। तो मैं पहला एक कॉलम बनाता हूं यहां पे, जो अगर जीएसटी ना लग रहा हो किसी चीज पे तो जनरल एंट्री क्या की जाएगी। और दूसरा कॉलम बनाता हूं जब जीएसटी लग रहा हो तब जनरल एंट्री कैसे की जाएगी। आई थिंक ऐसे कंपैरिजन करके करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा ना। तो ज्यादा पीछे का रिवाइज भी होता रहेगा और आप ये नया वाला सीख भी पाएंगी, है ना? सही है। मैम कल तो आप अपना वही वो 3:30 पे पढ़ेंगी ना? यस सर। हाँ बढ़िया है। शाम का मामला बहुत खराब है इधर। 7 बजे के बाद सिर्फ ऑफिस गोइंग एम्प्लॉयज पढ़ते हैं, मतलब जो ऑफिस जाने वाले बच्चे हैं, जो ऑफिस के साथ साथ पढ़ाई भी अपनी कर रहे हैं, तो उनकी टाइम बिल्कुल चेंज हो ही नहीं सकती है मैम। आप खुद इमेजिन आप खुद इमेजिन कर सकती हैं, जो 5:30 या 6 बजे तक ऑफिस का काम कर रहा है, वो 5:30 6 तक तो पढ़ ही नहीं सकता। उसी के बाद पढ़ सकता है, तो वो लोग 7 बजे के बाद ही पढ़ते हैं। तो 7 से 10 तक जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ऑफिस गोइंग एम्प्लॉयज हैं, तो उनकी टाइमिंग चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो सर आज कैसे हो गई? आज एक छुट्टी पे है बस इसलिए हो गई थी। वो केवल आज और कल छुट्टी पे रहेगा। पहला ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट कैश परचेज। जब हम कैश में परचेज कर रहे हैं गुड्स, बताओ। ये जो पहला वाला कॉलम होगा मेरा, ये विदाउट जीएसटी वाला होगा। ठीक है। जब जीएसटी नहीं लग रहा है। और ये जो दूसरा वाला कॉलम होगा जब जीएसटी लग रहा है। ठीक है। बताओ मैम, कैश परचेज ऑफ गुड्स की आप क्या एंट्री करती थी? कैश अकाउंट डेबिट। परचेज कर रहे हैं मैम, परचेज। कैश अकाउंट डेबिट कहां से हो? परचेज, हाँ। परचेज अकाउंट डेबिट। और आपने टेस्ट पेपर अभी तक नहीं भेजा अकाउंट्स के सॉल्व करके? जैसे ही क्लास ओवर होगी भेजेंगे। सॉल्व किया है कि नहीं? हाँ हो गया, बस एक क्वेश्चन बाकी है।
अरे मैम, यही तो गलत काम है। मैंने आपको कहा था कि टेस्ट पेपर जब आपके पास पूरा 45 मिनट ठीक से पढ़ा हो, उस समय उस ड्यूरेशन में बैठ के करिए। अब ऐसे स्पीड का अंदाजा कैसे लगेगा आपको? ठीक है, चलो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कितनी देर लगी थी? जो फर्स्ट वाला की 20 मिनट। 20 मिनट, वो बड़ा वाला 1.5 पन्ने वाला हाँ, पहला क्वेश्चन जो था वही। 1.5 पन्ने वाला आपने 20 मिनट में कर लिया? तो अब मैंने फॉर्मेट कहाँ बनाया? फॉर्मेट नहीं बनाया है ओ। नहीं। फॉर्मेट बना के पूरा मतलब नरेशन फॉर्मेट चलो बनाओ ना बनाओ, लेकिन नरेशन जरूर देना हर एक ट्रांजेक्शन का। चलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री आप करती थी, ठीक है? किसके लिए? कैश परचेज ऑफ गुड्स के लिए। अब अगर जीएसटी लग रहा है तो एंट्री क्या होगी? हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है? अब देखो, जब आप गुड्स खरीद के ला रही हो ना, तो क्या होगा? आप जिस दुकानदार से गुड्स खरीद रही हो, वो अगर जीएसटी लग रहा है, अगर वो जीएसटी उसको भरना पड़ता है सरकार को, तो वो जीएसटी आप ही से खरीदेगा, ठीक है? अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप अपनी जेब से थोड़ी ना जीएसटी भरोगे सरकार को। आप क्या करोगे? आप अपने कस्टमरों से वसूल करके भेजोगे, वो पे करोगे जीएसटी। अगर शिवम रेस्टोरेंट, शिवम जानती है ना आप? आलमबाग के रेस्टोरेंट्स का मतलब बिल्कुल राजा ही है वो, है ना? तो शिवम रेस्टोरेंट जो है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, ठीक है? तो शिवम रेस्टोरेंट वाला अपनी जेब से थोड़ी जीएसटी देता है, वो तो आपसे कलेक्ट करके देता है ना। तो जब भी आप कोई सामान खरीद के ला रही हो, आप गुड्स खरीद के ला रही हो, तो जीएसटी आप पे करके आओगे बाजार में, है ना? तो जब भी आप जीएसटी पे कर रही हो, तो उसको हम कहते हैं इनपुट जीएसटी, ठीक है? जीएसटी पेड को हम क्या कहेंगे? इनपुट जीएसटी। अब मुझे ये बताओ, जीएसटी पे करना, ये जो इनपुट जीएसटी है, ये कौन से नेचर का अकाउंट होगा? ठीक है, मैं आपको 6 ऑप्शन दे रहा हूं, 6 ऑप्शन। क्या ये एसेट होगा, या ये लाइबिलिटी होगी, या ये एक्सपेंस होगा, या ये लॉस होगा, ठीक है? ई, या ये इनकम होगा, या एफ, या गेन होगा। इन 6 में से एक ही चीज हो सकती है, क्या होगा इनमें से? इनपुट जीएसटी। एक्सपेंस। पक्का? श्योर हो? आपका जवाब बिल्कुल गलत है, ठीक है? आप कहेंगे सर आपका दिमाग खराब है क्या? हम जीएसटी पे करके आ रहे हैं तो ये हमारा खर्चा ही तो है। मैम जरा इसकी कहानी लंबी है। देखो, क्या होता है कि आप जितना जीएसटी पे करके आई हो, मान लो जब गुड्स खरीद के लाई हो, ठीक है, 100 यूनिट्स खरीद के लाई आप, और 100 यूनिट्स जो खरीद के लाई हो आप, उसके ऊपर आपने 10,000 रुपए मान लो जीएसटी पे किया है, तो 10,000 क्या है? आपका इनपुट जीएसटी है ना? अब जब ये 100 यूनिट्स खरीद के क्यों लाई हो? इनको बेचना है, इसीलिए तो खरीद के लाई हो, गुड्स है ना आपके। जो 100 यूनिट्स खरीद के लाई हो वो क्या है? आपके गुड्स हैं, तो उनको बेचना है ना अल्टीमेटली। तो जब इन 100 यूनिट्स को सेल करोगी, तो जब आप ये 100 यूनिट सेल करेंगी, तो क्या होगा? तब आप अपने कस्टमरों से जीएसटी कलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी तो जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो आप अपने कस्टमरों से कलेक्ट करेंगे जीएसटी। तो जब आप जीएसटी कलेक्ट करती है ना, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। जीएसटी कलेक्टेड को हम क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी, ठीक है? आपको मैं ये बताऊं कि इनपुट जीएसटी कौन से नेचर की चीज होती है, उससे पहले आप आउटपुट जीएसटी की भी गलती कर लीजिए जरा एक बार, ठीक है? मुझे पता है आप जवाब क्या देंगी, लेकिन फिर भी एक बार फिर से, आउटपुट जीएसटी क्या होगा? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस। सर हाँ सर अगर हम लोग सामान बेचने के लिए खरीद नहीं रहे हैं तब भी वो एक्सपेंस होगा। मैम, जब आप सामान बेचने के लिए खरीद नहीं रही हैं तो आप एसेट खरीद रही होंगी ना, तब आप गुड्स थोड़ी खरीद रही होंगी, है ना? ऐसे जब आप अगर दो ही चीजें बिजनेस में खरीदी जाती है ना, ये तो सबसे पहली क्लास में बात की थी। एक तो गुड्स, गुड्स किस लिए खरीदा जाता है? बेचने के लिए, रीसेल पर्पस के लिए, है ना?
तो वही बात मैं कह रहा हूं कि 100 यूनिट खरीदी है, 100 यूनिट बेचने के लिए खरीदी होंगी, तो ये तो मैं गुड्स की बात ले रहा हूं। और दूसरा क्या होता है, एसेट। एसेट जब हम खरीदते हैं, किसके लिए खरीदते हैं? अपने यूज के लिए खरीदते हैं, उसको रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा जाता है ना? सही बात है कि नहीं है? ओके। और जब एसेट भी खरीदा जा रहा है तो भी हमारा इनपुट जीएसटी वाला बात आएगी। ठीक है? हेलो? ओके। जब एसेट खरीदा जा रहा है तो भी ये इनपुट जीएसटी आएगा। ठीक है? लेकिन इनपुट जीएसटी का नेचर क्या होता है, वो हमको गुड्स के नजरिए से ही समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा एसेट से ज्यादा क्या खरीदते हैं? गुड्स खरीदते हैं ना। तो इसलिए हम गुड्स के नजरिए से इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का मतलब सीखेंगे। ठीक है? और उसी को जब एसेट खरीद रहे होंगे तो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक? तो पहले ये बताओ, ये वाली गलती कर लो एक बार और। आउटपुट जीएसटी आपको क्या लग रहा है? आउटपुट जीएसटी एक बार फिर से बता दूं। मैंने जो 100 यूनिट खरीदी है, मैं अपने कस्टमरों को बेच रहा हूं, और अपने कस्टमर्स को बेच रहा हूं तो उनसे भी तो जीएसटी कलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो मैं अपनी जेब से थोड़ी भरूंगा, अपने कस्टमर से कलेक्ट करूंगा। तो बताओ ये क्या है? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। 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 गेन नहीं, आप, मुझे लगा था आप इनकम बोलेंगी। चलो, जो भी बोला है, जो भी बोला है गलत तो दोनों ही है। ठीक है? अब जरा सुनो, होता क्या है रियलिटी में। जो रियलिटी में जीएसटी में क्या होता है कि मान लो आपने 10,000, ये 100 यूनिट जो थी इनके ऊपर क्या किया, 10,000 रुपए का जीएसटी पे किया है खरीदते वक्त, इनपुट जीएसटी। और इन 100 यूनिट्स को जब बेचा तो आउटपुट जीएसटी आपने कितना कलेक्ट किया? मान लो हम्म, मान लो 15,000 रुपए का। ठीक है? मान लो आपने जीएसटी कलेक्ट कितना किया इनके ऊपर? 15,000 का। ठीक है? क्यों सर, ज्यादा क्यों हो रहा है? हमने 10,000 पे किया था तो हम 10,000 हो सक कलेक्ट करेंगे, पे करेंगे। नहीं मैम, उसने अपनी सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग डिटरमिन किया था, आपने अपनी सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग डिटरमिन किया है। ठीक है? आखिर आपने भी तो अपना मुनाफा वगैरह जोड़ा होगा ना, उसमें अपनी थोड़ी बहुत कॉस्ट जोड़ी होगी उसके ऊपर, तो उसके अपने हिसाब से आपने सेलिंग प्राइस गुड्स का डिसाइड किया है। तो उसके ऊपर जो जीएसटी बनता है वो 15,000 आया, और 15,000 आपने कलेक्ट किया। ठीक है? तो एक ही गुड जिसको जब खरीदा तो आपने 10,000 रुपए जीएसटी पे किया, और उसी गुड को जब बेच रही हैं तो आप 15,000 जीएसटी कलेक्ट कर रही हैं। तो मैम असल में क्या होता है, जीएसटी कलेक्टेड जो है आपका, जो कि है 15,000 रुपए, उसको आप माइनस कर देंगी अपने जीएसटी पेड से, यानी इनपुट जीएसटी से। ठीक? जीएसटी कलेक्टेड यानी आउटपुट जीएसटी, उसको माइनस करेंगे जीएसटी पेड से। और फिर बैलेंस जो जीएसटी बचता है उसको हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, जो कि कितना है? 5,000। तो 5,000 रुपए हम केवल गवर्नमेंट को पे करेंगे, 15,000 नहीं पे करेंगे। ठीक है? इसी को हम कहते हैं, ये जो फायदा हमको मिलता है ना, जीएसटी कलेक्टेड को जीएसटी पेड से माइनस, जीएसटी पेड को जीएसटी कलेक्टेड में से माइनस करने का, सेट ऑफ करने का, इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये बेनिफिट हमको देती है सरकार। ठीक है? सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? बिल्कुल ऑन है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा टेक्निकल लग रहा हो। मैंने कहा कि आपने 100 गुड्स के ऊपर 10,000 रुपए का जीएसटी पे किया था जब उसको खरीदा था। जब उसको बेचा है तो 15,000 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया। ठीक है? तो सरकार हमको ऐसा कहती है, जीएसटी लॉ हमको ऐसा अलाउ करता है कि हम अपना जो जीएसटी पेड है, इनपुट जीएसटी है, उसको जीएसटी कलेक्टेड यानी आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है? वैसे माइनस शब्द अभी के लिए आप समझ लीजिए, लेकिन माइनस की जगह अगर आप सेट ऑफ यूज करें तो बहुत अच्छा शब्द है। क्यों सर? क्योंकि जो जीएसटी लॉ है उसमें सेट ऑफ शब्द यूज किया गया है। ठीक है? और हम लॉ की शब्द यूज करें लॉ पढ़ते वक्त तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है? तो 10,000 रुपए का ये जीएसटी पेड आपने सेट ऑफ किया, तो उसके बाद कितना बचा? 5,000 रुपए का जीएसटी कलेक्टेड आपके पास बचा है, तो 5,000 का जो बचा है वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगी। तो गवर्नमेंट को सिर्फ इतना पे किया जाएगा, 5,000 रुपए। बताओ कोई दिक्कत इस बात में कि नहीं?
ये जो बताया, और इस पूरे प्रोसेस को मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कहता हूं, ये सेट ऑफ करने का जो प्रोसेस है। ठीक है, ओके। चलो। अब इनपुट जीएसटी वास्तविकता में क्या होता है मैम? ये होता है एक एसेट। क्यों होता है? क्योंकि हमें बेनिफिट मिलता है जीएसटी लॉ की तरफ से कि हम क्या करेंगे, हम अपने जीएसटी कलेक्टेड में से जीएसटी पेड को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, हमें जीएसटी लॉ की तरफ से ये बेनिफिट मिलता है कि हम अपने जीएसटी पे कलेक्टेड में से जीएसटी पेड माइनस कर सकते हैं। इसीलिए इनपुट जीएसटी क्या होता है, हमारे लिए एक एसेट होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है। हमें गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा देना पड़ता, वो पैसा हमें गवर्नमेंट को 15,000 रुपए देने पड़ते, लेकिन क्योंकि हमारे पास 10,000 रुपए का इनपुट जीएसटी था तो हमने उसको माइनस कर दिया, तो इस वजह से हमें गवर्नमेंट को केवल 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये हमारी लायबिलिटी को कम कर रहा है ना, और जो चीज हमारी लायबिलिटी को कम करती है उसको हम एसेट कहते हैं। ठीक बात है, इसलिए इनपुट जीएसटी एक एसेट है। समझ गए? अब सवाल ये उठता है, आउटपुट जीएसटी को क्या कहते हैं सर? आउटपुट जीएसटी को मैम लायबिलिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको गवर्नमेंट को ये पैसा देना पड़ेगा ना, आउटपुट जीएसटी का जो पैसा बन रहा है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, इसलिए वो लायबिलिटी है। ठीक है, समझ गई हैं? यस सर। चलो फिर सर, लेकिन जरा ये बताइए, ये वाइसा वर्सा अगर केस हो गया, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने जीएसटी पे कर दिया है 10,000 रुपए का, और जो कलेक्ट किया है वो कम अमाउंट है, यानी 5,000 रुपए है। तो ऐसे में क्या होगा सर? ऐसे में बता रहे हैं क्या होता है। पहले लब कर दें, ये क्या है? मैम मजा आ रहा है कि नहीं ये सब पढ़ने में? ठीक है सर। ठीक है, जीएसटी सबसे ज्यादा पसंद आता है लोगों को ये टॉपिक। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट इस चीज की रहती है कि बहुत ही रियलिस्टिक चीज है ये। दुनियादारी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब देखने को मिलता है इसमें। और काफी किस्मत अच्छी है आपकी कि आपको ये पढ़ने को मिल रहा है। यूपी बोर्ड वालों को नहीं पढ़ने को मिलता है, केवल सीबीएसई आईएससी वालों को पढ़ने को मिल रहा है। और जो इंटरनेशनल बोर्ड है आईजी वाला, उसके सिलेबस में भी नहीं है ये। केवल सीबीएसई और आईएससी ने डाल रखा है जीएसटी अपने सिलेबस में, तो अच्छी चीज़ है। अच्छा, जो आपके दिमाग में जो डाउट आ सकता था कि जीएसटी कलेक्टेड मान लीजिए सर कम अमाउंट है, 5,000 रुपए का अमाउंट है, और आपने जीएसटी पे किया था 10,000 रुपए का, तब ऐसे में क्या होगा सर? तो मैम आप केवल 5 ही हज़ार रुपए यहाँ सेट ऑफ कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि कलेक्टेड अमाउंट केवल 5,000 है, 5,000 से ज़्यादा सेट ऑफ कर नहीं पाएंगी। तो उसके बाद गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे? ₹0। क्यों? क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। आपके पास बचा क्या है? आपके पास इनपुट जीएसटी बचा होगा कितने रुपए? 5,000 रुपए। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि इनपुट जीएसटी एक एसेट होता है ना? और इनपुट जीएसटी एक एसेट होता है, तो 5,000 रुपए अगर आपके पास इनपुट जीएसटी बचा है तो ये अमाउंट कहां चली जाएगी? आपकी बैलेंस शीट में चली जाएगी, एसेट साइड पे। ठीक है, और जब तक ये सेट ऑफ नहीं हो जाती आगे आने वाले सालों में। सर हेलो। कहां चली गई थी मैम? सर आप क्या बोल रहे थे? अरे मैम आप कहां चली गई थी? आपने ये सुना कि नहीं सुना? ये वाला जो मैं ताजा तरीन मामला बता रहा हूँ कि जीएसटी कलेक्टेड अगर सर वो मेरे फ़ोन से अचानक से क्लास कट हो गई थी। चलो हो जाता है कभी कभी, हम भी फोन पे जब कर रहे होते हैं तो हमसे भी कभी कभार गलती से लाल बटन दब जाता है। सर हमसे बात ये है ना, फ़ोन में स्टोरेज खत्म है थोड़ी सी, इसलिए कट हो गया था अपने आप। अच्छा, सर क्या बताया आपने? बता रहे हैं। मैंने कहा कि आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, ठीक है क्या, कि अगर जीएसटी कलेक्टेड की अमाउंट जीएसटी पेड की अमाउंट से कम है, मतलब कि मान लीजिए सर हम, हाँ, इससे पहले क्या बताया? इससे पहले तो मैंने कुछ नहीं बताया, मैं यही बात डिस्कस कर रहा था, बस वही फिर से बताने जा रहा हूं। ठीक है,
कि आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि मान लीजिए सर इनपुट जीएसटी हमने पे किया गुड्स खरीदते वक्त 10,000 रुपए और हम केवल कलेक्ट किए जीएसटी 5,000 रुपए, तो ऐसे में क्या होगा सर? तो ऐसे में ये होगा मैम कि आपका जीएसटी कलेक्टेड कितना है? 5,000, और आपने जीएसटी पे कितना किया है? 10,000। तो 5,000 में से 10,000 तो सेट ऑफ कर नहीं सकती, तो केवल 5,000 सेट ऑफ होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को आप कितना पे करेंगी? आप अब नील रुपीस, 1 रुपया नहीं पे करेंगी क्योंकि कुछ जीएसटी कलेक्टेड बचा ही नहीं, तो कहां से पे करेंगी? ठीक है, आपके पास बचा क्या है? केवल और केवल इनपुट जीएसटी बचा है 5,000 रुपए का। अब ये इनपुट जीएसटी क्या होगा मैम कि मैंने आपको बताया था ना कि इनपुट जीएसटी एक एसेट होता है। तो इनपुट जीएसटी अगर एक एसेट है तो इसको, ये जो अमाउंट आई है इनपुट जीएसटी की 5,000 रुपए, इसको आप क्या करेंगी? बैलेंस शीट में एसेट साइड पर ट्रांसफर कर देंगी। ठीक है, क्योंकि एसेट है तो एसेट पर ट्रांसफर हो जाएगा, और इसको एसेट साइड में आप डाले रखेंगी बैलेंस शीट में तब तक जब तक आपके पास पर्याप्त जीएसटी कलेक्टेड ना आ जाए कि आप इसको सेट ऑफ कर दें। ठीक है, तो ये साल दर साल कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा इनपुट जीएसटी, जब तक किसी साल में पर्याप्त जीएसटी कलेक्टेड आपके पास ना आ जाए इसको सेट ऑफ करने के लिए। ठीक है, समझ गई? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, समझ गई कि नहीं? हेलो। हेलो, मैं कह रहा हूं समझ में आया कि नहीं आपको? यस सर। चलो, स्क्रीन को क्या हो गया? चलो, अब पर्याप्त बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं इस बारे में। ठीक है, तो अब फाइनली हम लोग देखते हैं कि इधर हम एंट्री क्या करेंगे। अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इसकी एंट्री क्या होगी कैश में? तो आपने गुड्स परचेज किया तो जीएसटी पे करके आई होंगी ना, और जीएसटी पेड को हम क्या कहते हैं? इनपुट जीएसटी। और इनपुट जीएसटी क्या होता है? एसेट। तो क्योंकि आप गुड्स परचेज कर के आ रही हैं तो इनपुट जीएसटी आपका बढ़ेगा और एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो आप डेबिट करेंगी अपना इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्यों सर? ऐसा इसलिए है मैम क्योंकि जब आप इंट्रा स्टेट सेल करती हैं ना, ये मैं इंट्रा स्टेट सेल के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, जब आप इंट्रा स्टेट सेल करती हैं तो आपको दो टैक्स देने पड़ते हैं। आपको जो जीएसटी पे करना पड़ता है उसमें दो टैक्स देने पड़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आपको सीजीएसटी भी देना पड़ता है, साथ ही साथ एसजीएसटी भी देना पड़ता है। ये बात कल बताई थी ना। तो सीजीएसटी भी आपको इनपुट देना पड़ेगा और एसजीएसटी भी इनपुट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंट्री होगी आपकी। क्लियर है इतनी बात? यस सर। और अगर सर मान लीजिए हम इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं, दूसरे स्टेट से परचेज करके ला रहे हैं, तो कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, यस सर। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना इंटर स्टेट सप्लाई के लिए क्या यूज होता है? आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी यूज होगा। और टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। कोई डाउट इस बात में? नहीं ना? नो सर। बस इस तरीके से एंट्री होगी जब जीएसटी लग रहा होगा गुड्स पे। नेक्स्ट, अगर मान लो क्रेडिट परचेज हो तो क्या डिफरेंस होगा बताओ? उसके लिए लिखने की क्या जरूरत है? ये नोट कर लो इतना। ठीक है,
इतना नोट कर लो फटाफट, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्रेडिट परचेज के वक्त क्या एंट्री होगी। ओके। या फिर एक काम कर लेना ना, वो आप रिकॉर्डिंग में से नोट कर लेती होंगी कि नहीं करती हैं? हेलो, यस सर, क्या हुआ? रिकॉर्डिंग में से आप नोट कर लेती होंगी ना, मैं आगे बढ़ूं? हाँ कर लेती हूँ मैं सर। हाँ, तो ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग में से कर लेना। सेकंड पॉइंट है हमारा, हम लोग क्रेडिट परचेज के बारे में देखते हैं। क्रेडिट परचेज अगर कर रहे हैं, मतलब उधार पे अगर सामान खरीद के ला रहे हैं, तो क्या एंट्री करेंगे? विदाउट जीएसटी की तो आप जानती ही होंगी, विद जीएसटी के केस में हम क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आप जानती है, कोई खास डिफरेंस होगा नहीं। जरा बताओ, अगर जीएसटी नहीं लग रहा है तो क्या एंट्री होगी क्रेडिट परचेज की? हाँ, जो जिससे बाय किया है वो, और फिर वो परचेजेस अकाउंट डेबिट, फिर जो उससे बाय किया है वो क्रेडिट, ठीक है, हाँ। यानी क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, चलो, और यहां भी यही मामला रहेगा मैम, सेम जैसे हमने ये वाली एंट्री की है बिल्कुल वही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, यहां पे हम क्रेडिटर्स अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, कैश या बैंक की जगह, क्योंकि क्रेडिट परचेज है। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट। परचेज हो गया, अब नेक्स्ट बात करते हैं, परचेज रिटर्न की बात करते हैं अब। ठीक है, तो मैम जरा ये बताइए, अगर मैंने नगद गुड्स सेल किए हैं तो क्या परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट आएगा? अगर मैंने कैश पे गुड्स सेल किए हैं, चाहे कैश में गुड सेल की हो या क्रेडिट पे गुड सेल की हो, परचेज रिटर्न पे दोनों नहीं होगी। डिपेंड करता है ना, ये भी है कि आदमी परचेज रिटर्न लेना भी चाहता है कि नहीं, है ना? सही बात है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो फिलहाल जो अकाउंट्स में लॉजिक्स है ना, और अकाउंट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से अगर आपने नगद माल बेचा है तो आप दोबारा माल वापस नहीं लोगे अपना, ऐसा माना जाता है अकाउंटिंग में। ठीक है, अब ऐसा क्यों माना जाता है ये किसी को नहीं पता। ऐसा सिर्फ एक ही लॉजिक आप लगा सकती है कि अगर नगद माल बेच दिया तो दुकानदार कहता है जाओ, अब हमारा हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है मैम, आप भी जानती हैं ना, आप माल वापस कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारी जगहों पे, और काफी सारी जगहों पे नहीं कर सकते हैं, तो ये बात विवाद का विषय है। लेकिन हम अकाउंट्स के लिए क्या समझ सकते हैं कि अगर नगद माल बेचा गया तो वापस नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन ओके। अगर उधार पे माल बेचा गया तो वो वापस होता है। तो इसीलिए अगर हमने कैश परचेज किया तो वो रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन अगर क्रेडिट परचेज किया तो वो रिटर्न कर सकते हैं। तो क्रेडिट परचेज, तो वो परचेज रिटर्न की हम क्या एंट्री पास किया करते थे बताओ, विदाउट जीएसटी? क्या बताऊँ? क्रेडिट परचेज की हम क्या एंट्री कर, ये परचेज रिटर्न की क्या एंट्री क्या करते थे हम? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट। हाँ, क्यों? क्योंकि इसको गेन मानते थे इसलिए। और डेबिट किसको किया जाता था? जिससे वो उसको वापस करें। हाँ, यानी क्रेडिटर्स। सर लेकिन अगर हमारी इच्छा हो, हम ये जानना चाहते हैं कि मान लो नगद गुड्स अगर हमने बेचे हैं और उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, नगद गुड्स खरीद के लाए और उनको रिटर्न कर रहे हैं,
तो कैश परचेज वाले गुड्स को अगर हम रिटर्न करें तो उसकी एंट्री क्या होगी? ऐसे ही मान लो अगर अकाउंट्स में क्वेश्चन नहीं है उसका कोई किताब में, तब भी जानकारी के लिए हम जानना चाहते हैं तो उसकी एंट्री होगी मैम, यहाँ पे आप कैश या बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और परचेज रिटर्न तब भी क्रेडिट होगा। कैश या बैंक डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप सामान खरीद के लाई होंगी तो आपका कैश या बैंक क्रेडिट हुआ होगा, है ना? क्यों? तो अब आप जब सामान लौटा दिया है तो दुकानदार आपका पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा? तो इसलिए कैश या बैंक आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है, समझ गई? यस सर। अब आते हैं विद जीएसटी के ऊपर। तो जीएसटी में देखो क्या यहां पे क्या एंट्री होगी, तो यहां पे पहले तो क्रेडिटर का हम डेबिट करेंगे, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, और परचेज रिटर्न क्रेडिट। साथ ही साथ क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जितना हमने जीएसटी पे किया था, हम जो गुड्स खरीद के लाए थे, ठीक है, मान लो हम 100 यूनिट्स खरीद के लाए और 100 यूनिट्स पे हमने मान लो 1000 रुपए जीएसटी पे किया, ठीक है, ठीक है, 100 यूनिट्स पे 1000 रुपए अगर हमने जीएसटी पे किया है, तो अगर हमने मान लो इसमें से 10 यूनिट्स वापस कर दिए परचेज रिटर्न में, 10 यूनिट अगर वापस कर दिए तो इन 10 यूनिट्स पे कितना जीएसटी बनता है? तो इसको आप निकाल सकती हैं बड़े आराम से, 1000 डिवाइड बाय 100 इंटू 10, 100 रुपए, ठीक है। तो आप जो 100, हेलो, यस सर। आप जो 100 गुड्स खरीद के लाए उसके ऊपर आपने 1000 रुपए जीएसटी पे किया, ठीक है। अब जो 10 गुड्स वापस किए हैं उसके ऊपर कितना जीएसटी बनता है? 100 रुपए, ठीक है। तो ये 100 रुपए आपको वापस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जब आप गुड्स वापस कर रही हैं? यस सर। मिलना चाहिए ना। तो आपने जो इनपुट जीएसटी उस वक्त पे किया होगा, ये 100 रुपए जो पे किए होंगे ये आपको वापस मिल जाएंगे, तो आपको इनपुट सीजीएसटी वापस मिलेगा और आपको इनपुट एसजीएसटी भी वापस मिलेगा, ठीक है। ओके। क्लियर है ना? जब जीएसटी पे किया था तो डेबिट हुआ था, अब जब आपको वापस मिल रहा है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। और आईजीएसटी के केस में क्या एंट्री होगी मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, लेकिन चलो तब भी लिख देते हैं कि ये सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी होगा, है ना। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न सर अकाउंट। मैं आपका यूट्यूब चैनल खोल के देख रही थी, उसमें सारे मुझे दिखाते क्यों नहीं है? हाँ मैम, क्योंकि वो अनलिस्टेड फॉर्म में है, ठीक है, अनलिस्टेड फॉर्म में है। इसका मतलब कि सिर्फ आप उन वीडियोस को देख सकती हैं और उसके अलावा कोई नहीं देख सकता, और हाँ आप जब भी। मैं लिंक, सर हाँ। सुनिए, जब मैं लिंक में क्लिक करती हूँ तब वो हम्म। खुलता है, नहीं तो ऐसे आपके चैनल में जाके हम्म। वीडियो शेयर नहीं करो मिलेगा, तो नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा, सिर्फ जिसके पास लिंक है वही देख सकता है, ठीक है। इसका या तो हम आपके पास सारी लिंक सेव्ड है, या फिर इसको हम प्लेलिस्ट, है, बाई चांस अगर कोई लिंक डिलीट हो जाए तो फिर हम कैसे ढूंढेंगे? इसको प्लेलिस्ट में या तो कर दें, और प्लेलिस्ट की लिंक बनती है कि नहीं बनती है? प्लेलिस्ट सेव होती है, हाँ होती है। प्लेलिस्ट सेव होती है पर प्लेलिस्ट की लिंक क्रिएट होती है कि नहीं? शेयर होती है वो लिंक, शेयर ओ, होती है तो लिंक होती है वो लिंक। ओके ओके, ठीक है, फिर यही कर देंगे, प्लेलिस्ट बना लेंगे इसकी। चलो, ये सर हाँ। अगर प्लेलिस्ट बनाने से तब भी अगर वो नहीं खुलता है तो हम अगर हम आपके चैनल पे डायरेक्ट जाते हैं तब नहीं खुलता है।
हाँ डायरेक्ट नहीं खुलेगा, लेकिन अगर मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा तो वो सारी फाइल्स तो आपकी खुल जाएंगी ना। ठीक है, लेकिन सर आपको अलग से फिर ऐड करना पड़ेगा बागा प्लेलिस्ट में। हाँ ये होगा, सर आप हर क्लास का वीडियो बनाते हैं? या फिर सबको पब्लिक कर दें। ये दूसरा ऑप्शन है कि सारी वीडियोस पब्लिक कर दें, फिर तब तो सब दिखने लगेंगी। चलो देखते हैं, अगर प्लेलिस्ट से बन गया तो प्लेलिस्ट से कर लेंगे। ठीक है। हम्म कैश या बैंक अकाउंट, अगर मान लो ये कैश कैश परचेज जो गुड्स की है उनको परचेज रिटर्न आप कर रही हैं, तो इसकी क्या एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। सर आज भी लग रहा है हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हाँ मैम, ये थोड़ा चैप्टर ऐसा है कि इसमें शुरुआत में थ्योरी डिस्कस करने को बहुत कुछ है। टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है मैम, समझ में आ रहा है इतना? यस सर। चलो परचेज रिटर्न डिस्कस कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा सर हम परचे वो डिस्कस कर लेते हैं आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं, परचेज ऑफ गुड्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, तो एसेट परचेज करने की एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, परचेज ऑफ एसेट। अच्छा मैम, वेडनेसडे आ रहा है, 10 क्वेश्चन करके देने हैं आपको जर्नल के। जी सर। एसेट परचेज करने की क्या एंट्री होती है बताओ, नॉर्मल में विदाउट जीएसटी। एसेट का नाम डेबिट होगा। हाँ, एसेट डेबिट टू टू कैश। या बैंक अकाउंट। ठीक है, ये बैंक हमेशा लगाए रहा करो कि कैश या बैंक, क्योंकि आपको नहीं पता ना, अगर कैश की जगह चेक में लिया जा रहा हो तो बैंक अकाउंट होगा फिर। ठीक है, ओके। और एक और एंट्री हो सकती है क्या, अगर ये एसेट उधार पे खरीदा गया हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। चलो एक सर छोट इसमें हर क्लास की रिकॉर्डिंग करते हैं? हाँ मैं हर क्लास जिसकी जितनी क्लासेस लेता हूँ दिन में सबकी रिकॉर्डिंग करता हूँ, और सबको अनलिस्टेड फॉर्म में ही रखता हूँ। इसका बेसिकली प्राइवेट है, वो उसको रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस ये है कि कोई मतलब इतना बड़ा चैनल तो है। स्कोप हाँ, अलाउ करता है आपको हर बच्चा कि आप वो रखें रिकॉर्डिंग। अनलिस्टेड? हाँ। हाँ वो तो हर कोई कहता है, जरूरी है ना, ये तो आपके ही उसके लिए है, बेनिफिट के लिए है। ठीक है, एग्जाम टाइम पे आपको मान लो जीएसटी फिर से रिवाइज करना है, ठीक है, तो मुझसे अगर आप पूछ लेंगी तो मैं तो चलो थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन तो रहेगा ही ना कि आप पूरी की पूरी क्लास जाके फिर से देख सकती हैं और पूरा डीप से फिर से समझ सकती हैं। ठीक है, मान लो मान लो आपने कोई सवाल नहीं, अभी जैसे आप आराम से आप बैठी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट नहीं नोट कर रही हैं, आराम से आप बाद में जाके फिर से नोट्स कर सकती हैं वीडियो में। तो ये बेनिफिट है रिकॉर्डिंग का। ठीक है, लेकिन जब भी हम लेकिन जब कैमरा ओपन नहीं कहते सर आप? कैमरा, ओपन करने को नहीं कहते आप? हाँ कैमरा ओपन करने का क्या है, कैमरा ओपन करोगी तो उल्टा थोड़ा बहुत लैग ही होता है जब वीडियो चल रहा हो।
जहां जरूरी पड़ेगा, जैसे बीआरएस चैप्टर में जरूरी पड़ेगा मुझे कैमरा ओपन करना, तो वहां मैं ओपन कर लूंगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक चैप्टर है आपके कोर्स में, तो उसकी एक ट्रिक होती है सॉल्व करने की। उसके लिए आपको हैंड का मूवमेंट दिखाना पड़ेगा मुझे अपने, तो वहां जरूरी होगा कि मैं अपना कैमरा ओपन करूं, तो वहां मैं ओपन करूंगा, वरना जहां जरूरी नहीं वहां क्या करें ओपन करके। ठीक है, चलो वापस अब आपको छोटा सा काम दे रहा हूं, जरा ये बताओ कि एसेट परचेज कर, अगर हमने जीएसटी पे करके एसेट परचेज की है तो एंट्री क्या होगी? पता नहीं। पता नहीं, जरा दिमाग लगाओ। जैसे गुड्स परचेज किया था बिल्कुल वैसे ही है। लिख देंगे CGST और SGST। सीजीएसटी प्रॉपर एंट्री बोलिए, ट्राई करने में क्या जा रहा है? केवल यही वाली बता दो मुझे, कैश वाली, और केवल इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट वाली बता दो, विद इन द स्टेट वाली। बोलो डेबिट क्या होगा? टू टू एसेट क्या, एसेट डेबिट होगा ना? यस सर। क्रेडिट क्या होगा? टू CGST। क्रेडिट क्यों होगा मैम? जैसे आप गुड्स खरीद के ला रही थी तो आप जीएसटी पे कर रही थी, जीएसटी पेड यानी इनपुट जीएसटी, और इनपुट जीएसटी क्या होता है? एसेट, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा ना, ओके, तो तो फिर होगा डेबिट होगा इनपुट सी जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना मैम, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसमें आप ही को करने हैं। ठीक है, क्योंकि होते ही 8-10 क्वेश्चन है किताब में, तो उसमें से मैं 2-4 करूंगा, बचे हुए सब आप करेंगी। सर वैसे जर्नल में भी आपने यही काम किया था, बुक में तो हमारी कम से कम 30 से 32 क्वेश्चन है, और आपने क्लास में सिर्फ 10 से 12 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हाँ मैम, अगर आपको याद हो तो शुरू में मैंने बताया था कि मैं कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाऊंगा, लेकिन सवाल आप ही को करने को दूंगा, तो सवाल आप ही को करने हैं। ठीक है, सवाल करो और उसके बाद ना समझ में आए तो मेरे पास लेके आओ, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ट्राई आप ही को देना है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है, आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उनको फर्स्ट ट्राई आप ही देंगी। चलो ये हो गया ना। अब इंटरस्टेट की बात करें, इंटरस्टेट अगर परचेज किया है तो बस इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह क्या आ जाएगा? आईजीएसटी। अच्छा मैम, एक छोटा सा सवाल है, वैसे मैंने उस दिन डिस्कस किया था ये बात, कि इनपुट आईजीएसटी का जो पैसा है वो किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। गलत है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मैम। जैसे मान लो आईजीएसटी 10,000 मिला है ना, आईजीएसटी से 10,000 पैसा इकट्ठा हुआ है, तो 5,000 स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और 5,000 सेंट्रल के पास। ओके। ठीक है सर, लेकिन कौन सी वाली स्टेट गवर्नमेंट, जहां से गुड्स खरीदे जा रहे हैं कि जहां पे गुड्स बेचे जा रहे हैं? मैम जहां से जहाँ से खरीदे हैं। है, जहाँ से खरीदे हैं। नहीं मैम, जहां से बेचे जा रहे हैं, सेलर से जीएसटी कलेक्ट करी जाती है ना, बायर से थोड़ी। अरे मतलब जैसे आप अगर किसी को बेच रहे हैं तो आप आपके स्टेट से सर। हाँ हाँ, सेलर के स्टेट से ना। हाँ। हाँ बस ठीक है, चलो। नेक्स्ट, अब मान लो मैंने उधार पे अगर खरीदे तो क्या एंट्री होगी? एसेट अकाउंट डेबिट, सेम रहेगा, बस एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट। सर एक सेकेंड रुक सकते हैं, एक सेकेंड में पानी पी के आ रही हूँ। अरे मैम 10 मिनट और वेट कर लो,
10-15 मिनट की तो क्लास बची है। एक सेकंड, एक फोन भी आ गया सर। हेलो। चलो ठीक है। यस सर। हाँ चलो, मैं कह रहा हूं अगर हमने उधार पे खरीदे तो एंट्री क्या होगी, ये एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी या एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, ये सब नोट जरूर कर लेना मैम, और इसी तरीके से नोट करना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी दोनों विदाउट जीएसटी और विद जीएसटी की। और अगर मान लो हमने इंटरेस्ट रेट खरीदा है एसेट को, ठीक है, जो कि हम ज्यादातर करते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो, अगर हम कोई भी एसेट खरीदते हैं जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, आज की डेट में जो भी खरीदते हैं तो वो हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं ना, तो वो तो डिफरेंट स्टेट से ही आता है। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, समझ गए इतना? यस सर। हाँ, ये बात लिखने की तो जरूरत नहीं है ना कि आईजीएसटी जहां जहां डाल रहा हूं वो सब इंटर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नो सर। चलो ठीक है। अब ये तो डी पॉइंट था ना, अब ई पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न, परचेज ऑफ एसेट। अब सेल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेल्स के लिए क्या एंट्री होगी, बताओ मैम, सेल्स के लिए क्या एंट्री करती थी आप? हाँ, कैश अकाउंट और बैंक डेबिट टू सेल्स। ओके, और उधार की अगर सेल्स की है तो? तो फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैम बिना प्रैक्टिस किए आपको इतना सब कुछ याद कैसे रह जाता है? मतलब क्या बताएं सर। माइंड काफी शार्प है आपका, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये ज्यादा दिन तक याद नहीं रह पाएगा, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करती रहो। क्योंकि ये बात आप भी समझती है ना कि अकाउंट्स में एक चैप्टर तो है नहीं, पता नहीं कितने चैप्टर है सर। यही नहीं समझ में आया हमको, इतनी मोटी किताब क्यों दे दी गई है हम लोग को। पहली बार तो इतनी मोटी बुक देखी है कोई। डीके गोयल है ना आपकी? यस सर। हाँ, पहले पहले मिली होगी, लगा होगा भगवत गीता है ये तो, इतनी मोटी आ गई। और मेरे साथ भी यही था कि पहली बार 11th में जब अकाउंट्स की बुक देखी तो हमें लगता था मैथ्स की बुक मोटी होती है वो 10th 11th की, लेकिन जब इसकी देखी है तो उसके डबल है। तो हमने कहा अरे इतना सब कुछ पढ़ना है। चलो, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये दो एंट्री करती थी आप। अब जरा आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कि जब जीएसटी लग रहा होगा तो हम क्या करेंगे, तो बताओ जब आप सेल कर रही हो तो आपको जीएसटी कलेक्ट होगा ना,
और जीएसटी कलेक्टेड को हम क्या बोलते हैं? जब सेल्स हो रहा है तो हाँ कलेक्ट हो रहा है, लायबिलिटी हुई। लायबिलिटी हुई। जीएसटी कलेक्टेड को हम लायबिलिटी कहते हैं और जीएसटी कलेक्टेड को बोलते क्या है? आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो एंट्री यहां क्या होगी? कैश या बैंक डेबिट होगा टू सेल्स वैसे आप अकाउंट। लाइन के पार कहाँ लिख रहे हैं, अब हमें समझ नहीं आया तो क्या होगा वीडियो में। हाँ, लाइन के पार क्या? सही है, आप इधर वाली एंट्री इधर क्यों लिख रहे हैं? ये विद जीएसटी वाला कॉलम है ना, ये वाली जैसे ये वाली जो साइड है ये विद जीएसटी वाली साइड है, और ये वाली जो साइड है विदाउट जीएसटी वाली साइड है। ये मैंने विदाउट जीएसटी एंट्रीज लिखी हैं और अब विद जीएसटी लिख रहा हूं। जी सर। ओके ओके। ओके ग्रेट। ये रिप कर दें, फालतू काला काला कर दिया। एक तो काले पेन की इतनी आदत हो गई है कि अब नीला पेन अच्छा ही नहीं लगता। हम रियल में भी केवल काली पेन से लिखना पसंद करते हैं अब। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, चलो अब अगर इंटरस्टेट वाला मामला है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। अब क्रेडिट सेल तो क्या एंट्री होगी? तब कैश या बैंक की जगह बस डेटर आ जाएगा, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। के लिए हम नरेशन क्या देंगे? मैम सेम नरेशन जैसे आप विदाउट जीएसटी की देते हैं, बस वही आपको यहां भी देना है। बस यहां पे आगे लिख देना है अलोंग विद जीएसटी। ठीक है, मतलब जब भी जीएसटी आप पे कर रही होंगी तो आपको ये लिख, हाँ परसेंट नहीं लिखना कितना दे रहे हैं। नहीं, अमाउंट अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है कि इतना जीएसटी आप पे करिए। जैसे गुड, परसेंट जैसे 60 सॉरी 6% या 18%। हाँ वो परसेंट भी लिख सकती हैं आप, और अगर ना लिखना चाहे वो इतना कंपलसरी नहीं है। बस जीएसटी मेंशन कर दो कि जीएसटी पे कर रही हो कि रिसीव कर रही हो। जैसे गुड्स परचेज करने की नॉर्मली आप क्या नरेशन लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है, फॉर कैश या फॉर ऑन क्रेडिट, है ना? तो यहां पे आप क्या लिख देंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड जीएसटी पेड। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड जीएसटी पेड। ठीक है, सेल करने की आप क्या एंट्री लिखती हैं? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। यहां पे क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड जीएसटी कलेक्टेड। बीइंग बीइंग वो क्रेडिट सेल की क्या एंट्री करती हैं? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और यहां पे क्या लिखेंगी? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड जीएसटी कलेक्टेड। ठीक है, बस इस तरीके से बस जीएसटी को मेंशन कर देना है नरेशन में कि जीएसटी भी आप कलेक्ट या पे कर रही हैं। ठीक है, और अगर आप एट द रेट मतलब कितने परसेंट दे रही हैं वो भी लिखना चाहें लिख दीजिए नरेशन में। ठीक है, बस ध्यान रखिए नरेशन बहुत लंबा ना होने पाए इन सब चीजों को करते वक्त, क्योंकि अगर आपने 3-4 लाइन का नरेशन लिख दिया तो एग्जामिनर फालतू इरिटेट होता है। ठीक है, ओके। टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, तो ये रहा पूरा मामला सेल्स का। समझ में आया? यस सर। चलो बढ़िया है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं उसके ऊपर, सेल रिटर्न के ऊपर।
ठीक है। सेल्स रिटर्न, बताओ सेल्स रिटर्न की आप क्या एंट्री क्या करती थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। एंड, हाँ कैश या कैश। कैश या बैंक हो सकता है अगर नगद बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है। ठीक है, जिन जिन गुड्स को आपने कैश पे सोल्ड किया है वो अगर आप क्या कर रही हैं वो रिटर्न हो रहे हैं तो ये एंट्री होगी, लेकिन अगर उधार पे बेचा हुआ है तब, तो फिर जिसको वो सामान। हाँ जिसको बेचा था यानी डेटर का अकाउंट है ना। ठीक है, सही यस बात है। सर। अब बताओ जैसे परचेज के केस में था कि जब आपने गुड्स परचेज किए थे और जितना अमाउंट आपने जीएसटी पे किया था, तो उसमें से जितने गुड्स आप रिटर्न कर रही थी तो उतने का जीएसटी आप वापस लिए ले रही थी, है ना। तो वैसे ही जैसे आपने जीएसटी कलेक्ट किया है जब आपने गुड्स सेल किया है, तो जितने गुड्स आपके कस्टमर आपको वापस कर रहे हैं तो उतने का जीएसटी आपको उनको वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। करना पड़ेगा ना। तो जब आपने कलेक्ट किया था उनसे जीएसटी, तो आउटपुट जीएसटी का अकाउंट डेबिट किया था। अब आप आउटपुट जीएसटी का अकाउंट आपने क्रेडिट किया था, अब आप आउटपुट जीएसटी का अकाउंट डेबिट करेंगी। ठीक है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है सर, आप तो कह रहे थे नगद पे बेचा हुआ सामान नहीं वापस आ सकता। मैम प्रैक्टिकली तो आ सकता है, लेकिन अकाउंट्स की बुक में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मिलेगा कि जो उधार पे बेचा हुआ सामान होगा वही सेल रिटर्न हो रहा होगा। ठीक है, ओके। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो अब आप मुझसे पहले ओके। मुझे, अब आप मुझे डिक्टेट करेंगी कि जब मैंने उधार पे सामान बेचा है तो उसकी मैं जीएसटी में एंट्री क्या करूंगा। डिक्टेट करो मुझे। इंट्रास्टेट पहले बोलो, अरे बोलो, आपके लिए रुके हैं। क्या बताना है? हाँ हाँ। हाँ, जब मैंने उधार पे सामान बेचा है और वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट, दूसरा वाला यहां पे जो लिखा है सेल रिटर्न टू डेटर वाला, तो इसकी जीएसटी में एंट्री क्या होगी? जब इंट्रास्टेट है तब क्या एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आगे आउटपुट कौन? आईजीएसटी। आईजीएसटी नहीं, इंट्रा है, इंट्रा विद इन द स्टेट है, हाँ। विद इन द स्टेट। ओके सॉरी। हाँ। सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एंड एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। टू कैश और बैंक। नहीं, ये उधार वाले का है ना, तो डेटर क्रेडिट होगा। अच्छा। हाँ। डेटर। बिल्कुल। अब बताओ इंटरस्टेट के लिए क्या होगा? इंटरस्टेट का क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
हाँ, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट ओके। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू टू रिफंड डेटर्स। अकाउंट। जी मैम, बिल्कुल सही है। और आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब हमने जर्नल में जितने टाइप्स की जर्नल एंट्री सीखी थी ना, उन सभी टाइप्स के ऊपर जीएसटी का क्या इफेक्ट होगा वो देखना होगा। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से जर्नल एंट्री करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आपको यही तो जानना है कि जीएसटी का इफेक्ट क्या होगा। एक बार आपको जीएसटी का इफेक्ट पता चल जाए तो जर्नल एंट्री तो आप यूं कर लेंगी, है ना। सर रेट वगैरह भी तो अप्लाई करना होता है। अरे मैम, रेट वगैरह अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको क्वेश्चंस करके मैं दिखाऊंगा, उसमें देखेंगे आप कि रेट वगैरह तो कुछ है ही नहीं। जैसे आपको सामान का